आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूँ हिंदुस्तान भर के सोशो कल्चरल और इकोनॉमिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात समाज में सबके लिए जिंदगी भर सीखने की अंडरस्टैंडिंग यानी उल्लास योजना की। उल्लास योजना दरअसल भारत सरकार की जानिब से समाज में तालीम के मैदान में बड़ी तब्दीली लाने वाला एक बड़ा कदम है, जिसका मकसद जिंदगी भर सीखने के जज्बे को प्रमोट करना और 15 और उससे ज्यादा उम्र के सिटीजन में बुनियादी तालीम और लाइफ स्किल्स के दरमियान की खाई को पुर करना है। अब हमारे जानने वाली बात इसमें यह हो जाती है कि उल्लास जैसी योजना की कामयाब कोशिश जमीन पर कितना और क्या बदलाव लेकर आ रही है, इसी को हम समझेंगे। हमारे साथ 3 एक्सपर्ट मौजूद हैं स्टूडियो में, उनसे हम आपका तारुफ करवाते हैं। एनसीईआरटी से प्रोफेसर उषा शर्मा हमारे साथ हैं, आप नेशनल सेंटर फॉर लिटरेसी के इंचार्ज हैं। इसके अलावा हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडल्ट एजुकेशन के प्रोफेसर राजेश हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। और NIOS के चेयरमैन पंकज अरोड़ा जी, और आपको बता दें कि NCTE का भी प्रभार इनके पास है। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पंकज जी, मैं आप ही का रुख करती हूँ और आपसे मैं जानना चाहती हूँ उल्लास के बारे में। देखिए, जैसा हमने बताया अभी अपने इंट्रोडक्शन में, और ये तो कहा ही जाता है कि सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती, लेकिन फिर भी इसमें एक एज डिफाइन अबव 15 इसमें रखा गया है। तो अगर हम देखें ख़ास तौर पर किसको ख्याल में रखकर सरकार की तरफ से ये योजना लाई गई है, और किस तरह से आप इसको समझाएंगे हमारे व्यूवर्स को कि ये बेहद एक कारगर योजना है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत की, और इसके माध्यम से भारत में जितने लगभग 17 करोड़ व्यक्ति जो निरक्षर रह गए, किसी कारण से अपनी औपचारिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाए और उससे पहले ड्रॉप आउट होके शिक्षा व्यवस्था से बाहर चले गए, उनको वापस इस कार्यक्रम से जोड़ने की, उन्हें लिटरेट करने की एक योजना है, जिसका आधार राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने दिया। और इस कार्यक्रम का नाम उल्लास। गहन सवाल पूछा है, उसके लिए आपको बधाई। और आपके प्रश्न के माध्यम से हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि लिटरेट होना और एजुकेट होना दोनों में फ़र्क है, लेकिन लिटरेसी में भी अंडरस्टैंडिंग होती है। जब हम रीडिंग की बात करते हैं, राइटिंग की बात करते हैं, न्यूमरेसी की बात करते हैं, जिसे इसका पहला घटक माना जाता है, जब NEP 2020 अपने अध्याय 21 के माध्यम से एडल्ट एजुकेशन की बात करती है, जो उल्लास में एजुकेशन फॉर ऑल के नाम से प्रचलित है, अब वो 5 कंपोनेंट्स की बात करती है, जिसमें से पहला कंपोनेंट है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो लिटरेट होने में अंडरस्टैंडिंग इनबिल्ट है, अंडरस्टैंडिंग के बिना लिटरेसी नहीं है। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो हुनरमंद लोग हैं, जो अपना व्यवसाय, अपना रोजगार बहुत अच्छे तरीके से चलाते हैं, और जो कलाकारी, चित्रकारी बहुत अच्छे से करते हैं, कुम्हार है वो बर्तन अच्छे से गढ़ता है। सिर्फ उसकी ज़िंदगी में 3 चीज़ें संभवतः नहीं हैं, और वो है कि किसी भाषा का पढ़ना, किसी भाषा में लिखना और गणित। तो वे शिक्षित हमसे ज़्यादा भी होंगे, जाहिर सी बात है। उनके पास अगर वो जिस परिवेश में रहते हैं, उसका ज्ञान, उसकी जानकारी, उसकी समझ उनकी बहुत पुख्ता है, तो बस वो लिटरेट नहीं है, यानी कि अक्षर ज्ञान, साक्षरता उनके पास नहीं है। तो इसलिए लिटरेट होने में अंडरस्टैंडिंग इनबिल्ट है, तो अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी कंपोनेंट है। जी सर, आपसे जो मैं जानना चाहती हूँ राजेश जी, वो ये कि इसमें एज जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और उसको जब किया जा रहा होगा डिसाइड कि हम 15 अबव रखते हैं या फिर 15 और 15 अबव रखते हैं, और उसके बाद फिर देयर इज़ नो एज सच लिमिट आई गेस। तो वो जो है उसमें बहुत सारी जो हम ये कह सकते हैं कि स्किल्स हम सिखा सकते हैं। एक बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो ऑलरेडी डन है, हम ऐसा मानकर ही चलते हैं। जो माइंड के लेवल पर अगर हम देखें तो वहाँ पर थोड़ा सा मैच्योर माइंड हो जाता है। तो इसमें जो मैच्योर लोग हैं, जो 30s में हैं या लेट 20s में हैं या अपने 40s में हैं, समहाउ वो एजुकेट नहीं हो पाए, वो अगर शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए क्या है, कैसे जुड़े इससे? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि अब प्रौढ़ शिक्षा का नाम बदल के, जैसा मैडम ने बताया, सबके लिए शिक्षा हो गया, और शिक्षा एक जीवन पर्यंत प्रयास हो गया। यानी 0 से लेकर जब तक लाइफ है तब तक हमारी शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा चलती है। इसमें चाहे बच्चे हों, किशोर हों, युवा हों या प्रौढ़ हों, उन सबों के लिए जीवन पर्यंत शिक्षा का एक अनूठा प्रयास
उल्लास का है। और जब हम बात शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा की करते हैं तो जो मैडम ने बताया कि जो 5 स्किल्स की फाउंडेशनल लिटरेसी की बात की इन्होंने, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स की बात की इन्होंने, कंटिन्यूइंग एजुकेशन की बात की इन्होंने, वोकेशनल एजुकेशन की बात की, प्रोफेसर पंकज अरोड़ा जी ने बेसिक एजुकेशन, ये सारी जो बातें हैं वो सभी महत्वपूर्ण प्रौढ़ लोगों के लिए भी होता है और युवाओं के लिए भी होता है। यानी शिक्षा हम फाउंडेशनल लिटरेसी से तो करते हैं लेकिन वो ड्रॉप आउट नहीं होते, वो कंटिन्यूइंग एजुकेशन, कौशल और रोजगार से जोड़ने की बात करते हैं। और जो क्रिटिकल लाइफ स्किल्स में जो बताया गया कि हम फिनेंशियल लिटरेसी की बात, डिजिटल लिटरेसी की बात, कॉमर्शियल लिटरेसी, इन सारे घटकों को एक साथ जोड़कर हम एक 21st सेंचुरी का एक सही सिटीजन के रूप में जीवन पर्यंत शिक्षा के माध्यम से बनाने का प्रयास है। जी जी, तो ऐसे में पंकज अरोड़ा जी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक तो जुड़ें कैसे, और फिर जुड़ने के बाद जो स्किल है वो मतलब उसको कैसे इन्हांस किया जाएगा। उसमें अगर वो मेन स्ट्रीम में लौटना चाहता है, कोई स्टूडेंट है, उसकी एज चाहे जो भी है, तो वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा कैसे हो सकता है, हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। रेगुलर क्लासेस हैं या सर्टिफिकेशन जो किया जाता है वो उसका जो बेस है वो क्या है, कैसे जुड़ें, क्या क्या मतलब अगर हमारा जो व्यूवर देख रहा है और वो उल्लास से बेनिफिट पाना चाहता है तो उसको आप कैसे समझाएंगे कि आप क्या प्रोसीजर है जिसको अपनाएं और फिर उसके बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, जो निरक्षर व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी आयु का है, जैसे आपने कहा मिड 30s में है, लेट 30s में है या अर्ली 40s में भी है, और 15 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति साक्षरता अभियान से उल्लास के माध्यम से जुड़ सकता है। उल्लास एक ऐप बेस्ड प्रोग्राम है जो टेलीफोन में, मोबाइल में बड़े आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है और इस ऐप के थ्रू आप अपने आप को उल्लास के साथ रजिस्टर कर सकते हैं। जब आप उल्लास से रजिस्टर होते हैं तो आपको तय करना है कि आप किन विषयों में साक्षरता का अध्ययन करना चाहते हैं, किन किन विषयों का अध्ययन करना चाहते हैं। उसमें जैसे आपने स्किल्स की बात की, NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जहां हम ये सुनिश्चित करते हैं कि जो विद्यार्थी जुड़ें वो ना सिर्फ लिटरेरी प्रोग्राम्स बल्कि स्किल एनहेंसमेंट प्रोग्राम्स, वोकेशनल प्रोग्राम्स से भी जुड़ें। तो माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस कार्यक्रम को नाम दिया उल्लास से न्यास। उल्लास जो कि राष्ट्रीय कार्यक्रम है, न्यास जो इसका सर्टिफिकेशन करता है। तो NIOS एक ऐसी संस्था है जो ऐसे किसी भी व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी देती है कि वो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में वापस जुड़ना चाहे तो एक ब्रिज का काम करती है। वो फ्लेक्सिबल इवेल्युएशन मॉडल चाहता है तो फ्लेक्सिबल असेसमेंट मॉड्यूल प्रेजेंट करता है NIOS, और NIOS PCB के माध्यम से, पर्सनल कंडक्ट प्रोग्राम के माध्यम से अपने लर्नर्स तक पहुंचता है। हमारा सभी लिटरेचर डिजिटल फॉर्म में भी उपलब्ध है हमारी वेबसाइट पे, और बहुत सारे वीडियो लेसन्स के तौर पे भी हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है। तो कोई भी व्यक्ति जो साक्षर होना चाहता है, जैसे प्रोफेसर राजेश ने कहा कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं है, 0 to till last breath you can continue your studies। तो ऐसे में लिटरेसी सिर्फ न्यूमरेसी और फॉर्मल एजुकेशन तक नहीं है। जैसे इन्होंने कहा फाइनेंशियल लिटरेसी, लीगल लिटरेसी जैसे नए कॉन्सेप्ट भी आए हैं जिनमें हो सकता है मैं फाइनेंशियल लिटरेसी में अपने आप को कमजोर महसूस करता हूं, तो आई कैन गो एंड हैव दिस लिटरेसी प्रोग्राम बीइंग ऑफर्ड बाय मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग NIOS। लीगल लिटरेसी एक नया डायमेंशन है जिसमें मुझे लगता है हम भारतीयों को बहुत सजगता से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कानूनी रूप से साक्षर होना आज के संदर्भ में, आज के जीवन शैली के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति निरक्षर हो या साक्षर हो, जैसे उषा जी ने कहा कि वो जानता है, समझता है, तो जानना, समझना और गुणना हम शिक्षा के ये 3 सोपान मानते हैं, 3 स्टेजेस मानते हैं। तो समझना सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी स्टेज के हो। ठीक है सर, मैं सर्टिफिकेशन कोर्सेज पर और भी थोड़ा सा आपसे जानकारी लूंगी अपने व्यूवर्स के लिए, लेकिन उषा मैम आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे सर ने बताया कि ऐप बेस्ड प्रोग्राम है जी, और हम ये भी जानते हैं कि डिजिटल इंडिया है और हमने काफ़ी तरक्की की है उसमें, लेकिन बावजूद उसके भी देयर इज़ अ सेगमेंट जो कि शायद उस तरीके से कनेक्ट ना कर पाए। उसमें हम गांव देहात भी कह सकते हैं, महिलाओं का एक अलग से सेक्शन है वो हम कह सकते हैं। उनके लिए उल्लास क्या कहता है, कैसे हेल्प आउट करता है?
जो उल्लास जिसका पॉपुलर नेम है, उसका असल में जो पूरी स्कीम है उसका नाम है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। और इस नव भारत साक्षरता कार्यक्रम यानी कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की जो गाइडलाइंस हैं वो इसको ब्लेंडेड मोड में, हाइब्रिड मोड में चलाने की बात करता है इस पूरी स्कीम को। और ये जाहिर सी बात है कि देश में तमाम तरह की विविधता है। कहीं ऐसी जगह भी हैं जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है, कुछ जगह ऐसी हो सकती है कि जहां बिजली की भी सुविधा नहीं हो, और कुछ जगह ऐसी हो सकती है जहां तमाम तरह के डिजिटल डिवाइस हमें आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। जहां जैसी परिस्थितियां हैं, लर्नर जिस परिस्थिति में रहते हैं, चाहे वो उसके सोशल बैकग्राउंड हो या इकोनॉमिकल बैकग्राउंड हो या डिजिटल बैकग्राउंड भी कह सकते हैं इसको, तो उनके हिसाब से उनको ये सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाती हैं कि वो अपना पढ़ना लिखना और जो गणित सीखना है वो जारी रख सकें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे स्कूली विद्यालयों की है, और विद्यालय सामाजिक चेतना केंद्र के रूप में लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जो ये घोषणा कर रहे हैं कि हम सभी स्कूलों को सामाजिक चेतना केंद्र बनाएंगे। तो सामाजिक चेतना केंद्र एक ऐसा स्थान है, एक ऐसी जगह है जो लर्नर की अपनी जगह है, यानी कि जिसे लर्नर अपना स्कूल कह सकता है। तो स्कूल के बाद जो घंटे हमारे पास उपलब्ध हैं, स्कूल के बाद जो पूरा स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो कंप्यूटर हो, प्रोजेक्टर्स हों, और हम इंटरनेट की बात भी कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड, बैठने की सुविधा, जो तमाम तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूलों के पास उपलब्ध है, हम उन सब का इस्तेमाल करके अपने लर्नर्स को पढ़ना लिखना सीखने में मदद करते हैं। एक एड ऑन सवाल है इसमें कि इसमें सिर्फ जो सरकार की तरफ से इस्टेब्लिश्ड स्कूल हैं, यानी जो सरकारी स्कूल हैं, सिर्फ उनका से है, या जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं या स्कूल हैं या सेंटर्स हैं उनका वो भी एक तरीके से इसमें या तो खुद से आ रहे हैं या कोई गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि उनको अप्रोच किया जा रहा है कि आप भी जुड़े से, ताकि लार्जर पब्लिक जो है वो केटर की जा सके? इसका जवाब देते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं अक्सर इस सवाल के संदर्भ में एक ही बात कहती हूँ, ये देश हम सब का है। इस देश के सुख दुख हम सब के सुख दुख हैं, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो। तो इसलिए इसमें न केवल सरकारी विद्यालय बल्कि जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल हैं या जो एडेड स्कूल हैं, तमाम तरह के स्कूल किसी भी मैनेजमेंट से गवर्न होते हों, वो सभी इस पूरी स्कीम में शामिल हैं। तो इसलिए हम ये भेद नहीं कर सकते, क्योंकि लर्नर के आसपास जो भी सुविधाएं हैं, जो स्कूल हैं, उन्हीं के माध्यम से वो उल्लास ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। वहीं पर वॉलंटियर टीचर्स का रजिस्ट्रेशन होता है, और फिर उस ऐप में ये सुविधा उपलब्ध है कि जब हमारे पास लर्नर्स का और वॉलंटियर टीचर्स का पूरा डेटा मिल जाता है, पूरी जानकारी मिल जाती है, तो मैपिंग होती है। यानी कि अगर मुझे पढ़ना है और मैंने अपना रजिस्ट्रेशन उल्लास ऐप पे कराया, और पंकज जी ने को पढ़ाने का मन है, उन्होंने भी अपना रजिस्ट्रेशन उस पे कराया है, तो ये पता चल जाता है वॉलंटियर टीचर को कि मेरे घर के आसपास कौन से लर्नर्स हैं जो पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं, और एक लर्नर के तौर पे मुझे ये पता चल जाता है कि मेरे घर के आसपास ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो वॉलंटियर टीचर की तरह मुझे पढ़ना लिखना सीखने में मदद करते हैं। तो देश हम सब का है, ये दायित्व हम सब का है, इसलिए इसमें सरकारी गैर सरकारी में हम भेद नहीं करते। तो पूरी जो स्कीम है वो पूरे देश पर लागू है। ग्रेट, बहुत ही अच्छी बात है। और प्रोफेसर राजेश, मैं एडल्ट एजुकेशन को लेकर थोड़ा आपसे जानना चाहती हूँ कि वहाँ पर भी क्या क्रेडिट सिस्टम की तरह ही है, या फिर वहाँ पर जो एक अंडरस्टैंडिंग है स्किल्स की या बाकी सब चीज़ों की, उसको हम कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एनईपी में हम सब जानते हैं कि वैल्यू एडिशन से लेकर स्किल एनहांसमेंट से लेकर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उसमें शामिल की गई हैं। तो वैसे में एडल्ट एजुकेशन उल्लास को लेकर क्या आप हमारे व्यूवर्स को बताएंगे, और कौन लोग हैं जो इसका ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं और कैसे इससे जुड़ें? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि उल्लास में पहली बार जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एनसीईआरटी के इस नेशनल सेंटर के माध्यम से जो प्रयास हुआ, तो पहली बार एक तो भारत सरकार के द्वारा साक्षरता का एक डिफिनेशन भी दिया गया जो आज तक नहीं हुआ था आज़ादी से पहले और बाद में, कि एक साक्षरता का बाकायदे एक डिफिनेशन आया जो होना चाहिए, और हर स्तर पर, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्तर पर हुआ कि 2 क्रेडिट का कोर्स अपना किया जाए, कम्युनिटी को मोबिलाइज किया जाए, और वो हमारे जो क्रेडिट बेस्ड यूजी लेवल पे है या पीजी लेवल पर अभी जस्ट कोर्सेज बनना दिल्ली विश्वविद्यालय या बाकी विश्वविद्यालयों में शुरुआत हुआ है, क्योंकि वो 4 ईयर के बच्चे अब 3rd और 4th ईयर में एंटर कर रहे हैं। तो उनके लिए 2 क्रेडिट का कोर्स जो उल्लास के द्वारा दिया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को
वॉलेंटियर के रूप में जोड़ के, इंटर्न्स के रूप में जोड़ के, ये उनकी ट्रेनिंग है लाइफ की, जिसके माध्यम से कि वो क्रेडिट भी ले सकते हैं और क्रेडिट के साथ साथ एक वॉलेंटियर के रूप में, एक इंटर्न के रूप में जिंदगी के जिस हिस्से में वो प्रवेश करना चाहते हैं, उस प्रवेश में ये उल्लास का जो अनुभव है वो बहुत ही यूजफुल हो सकता है। और ये जो राष्ट्रीय स्तर पर अभी नेशनल सेंटर के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा कार्यक्रम कराया जा रहा है, जो मैं देख पा रहा हूँ, न सिर्फ अपने देश में बल्कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान या बाकी कंट्रीज के बीच में भी इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा उच्च शिक्षा में ले जाने की कोशिश किया है, जिसमें कि बच्चों को क्या चाहिए, क्रेडिट चाहिए, और क्रेडिट, हम 2 क्रेडिट का प्रावधान इसके तहत हमने बनाया है। क्रेडिट थोड़ा सा और अगर मैं आपसे समझूं, जैसे कि हम ये आज जो स्टूडियो में कार्यक्रम कर रहे हैं, ये स्टूडियो दिल्ली में है और यहाँ पर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को सीखना चाह सकता है और वो यहाँ पर हो सकता है कि सुविधा है और उसको 2 क्रेडिट मिल जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि मान लीजिए कि कोई भी एक XYZ जगह है, बहुत डाइवर्स नेशन है हमारा, वहाँ पर वो सुविधा नहीं है, तो ये फिर क्रेडिट का एक्सचेंज कैसे है? यूनिवर्सिटी लेवल पर एक्सचेंज है या वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से ही वो ऑफर किया जा रहा है जिसका क्रेडिट वो वहाँ पर ले ले? कैसे है ये सिस्टम, थोड़ा सा बताइए। अभी जैसा कि अभी हम सभी जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है उसमें क्रेडिट ट्रांसफ़र का है। यानी आज हम दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, कल हम किसी और विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जा सकते हैं। तो अभी जैसे कि दिल्ली विश्वविद्यालय में या बाकी विश्वविद्यालयों में भी ये प्रयास जारी है कि हम क्रेडिट को ट्रांसफ़र करें। अभी हमें ऑटोनॉमी है कि हम 2 क्रेडिट का कोर्स यूजीसी ने जो दिया, उस क्रेडिट को हम एडॉप्ट करके अपने बच्चों को, यानी विश्वविद्यालय के बच्चों को दें। लेकिन हर स्तर पर, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करता हूँ, बाकी विश्वविद्यालय भी क्रेडिट ट्रांसफ़र कि हम 1 क्रेडिट 6 क्रेडिट कहीं और लें, 10 क्रेडिट कहीं और लें, इस तरह का प्रावधान भी जल्दी से जल्दी राष्ट्रीय स्तर पर आ रहा है, कमिटी बन रही है। और अब ये सिर्फ विश्वविद्यालय स्तर पर नहीं रहेगा, बाकी स्तर पर, जैसे मैं अपने यहाँ ही बताऊं कि हम लोगों ने 1 सेमेस्टर की मोबिलिटी रखी और 1 सेमेस्टर की मोबिलिटी में बच्चे जर्मनी जाते हैं, लेकिन अभी ये क्रेडिट पीएचडी वालों को मिल पाता है, पीजी वालों को नहीं मिल पाता। लेकिन विश्वविद्यालय में ऐसा प्रयास चल गया कि हम यूजी और पीजी के बच्चों को भी जोड़कर ये क्रेडिट हम न सिर्फ अपने विश्वविद्यालय, दूसरे विश्वविद्यालयों में भी या बाकी देश के बाहर भी हम उस क्रेडिट को ट्रांसफ़र करें। तो ये जल्दी ही एक क्रेडिट ट्रांसफ़र अभी NEP 2020 के तहत एक रियलिटी होगा, जो सभी बच्चों और सबको समझ में आ जाएगा। जी सर। और प्रोफेसर पंकज अरोड़ा जी, आपसे मैं सर्टिफिकेशन कोर्सेज को लेकर ही और जानना चाहती हूँ, क्योंकि मतलब कोई गिनती ही नहीं है, स्किल्स तो इतनी तरह की है और हमारा तो रीजन अलग अलग हैं, डाइवर्स नेशन है, क्लाइमेट है और बहुत सारा हमारा कल्चर, हेरिटेज, हम इतने एनरिच हैं कि जिसके कोई हद ही नहीं है। तो वैसे में जो सर्टिफिकेट है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को करना और फिर उसका सर्टिफिकेट हासिल करना, तो एक तो ये सर्टिफिकेट कैसे कैसे डिज़ाइन किए गए हैं, प्लस अगर मैंने एक सर्टिफिकेशन ले लिया है तो वो सर्टिफिकेशन मेरी लाइफ को कैसे एनहेंस करेगा, मुझे कैसे हेल्प करेगा? नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जो भारत सरकार ने जारी किया 2023 में, इसमें हर स्टडीज़ की, एजुकेशन की हर स्टेज को क्रेडिट के साथ जोड़ा गया है। जैसे राजेश जी बता रहे थे कि एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट का प्रोग्राम करता है तो वो 160 क्रेडिट का प्रोग्राम स्टडी करता है। ये क्रेडिट वो मल्टीपल सोर्सेज से अर्न कर सकता है, वो विदेश जा सकता है, इंडस्ट्री में इंटर्नशिप कर सकता है, कम्युनिटी में कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम में जुड़ सकता है और लिटरेसी प्रोग्राम से जुड़ सकता है। तो क्रेडिट किसी एक सोर्स से होंगे ऐसा नहीं है। रही बात किस किस तरह से हम लोकलाइज कर सकते हैं, लोकल कॉन्टेक्स्ट को जोड़ सकते हैं इस क्रेडिट के साथ, तो NCVET, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ने लगभग सैकड़ों ऐसे कार्यक्रमों को मान्यता दी है जिनके आधार पे क्रेडिट अर्न किए जा सकते हैं। NIOS ने अभी हाल ही में 92 कोर्सेज को वोकेशनल कोर्सेज के तहत मान्यता दी है और ये 92 कोर्सेज स्टार्टिंग पॉइंट है। इसका एक्सपेंशन हम चाहते हैं, डिफरेंट रीजनल हब्स, डिफरेंट रीजनल
कल्चर, डिफरेंट रीजनल आर्ट, परफॉर्मेंस आर्ट, साइंसेस, एस्थेटिक्स, इससे जुड़ी हुई जो जानकारी है उसे सर्टिफिकेट कोर्स के रूप में डेवलप करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं क्षेत्रीय विशेषज्ञों को कि वो अपने रीजनल एस्पिरेशंस को नेशनल एस्पिरेशंस के साथ जोड़ें, NIOS के माध्यम से, NCVET के माध्यम से अपने प्रोग्राम को सर्टिफिकेशन करवाने की तरफ कदम बढ़ाएं, जिससे ये प्रोग्राम ना सिर्फ वहाँ के शिक्षित विद्यार्थियों तक उनके क्रेडिट में बढ़ावा दे, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे भी इन विशेषज्ञों की, इन विद्याओं की, इन हर्ब्स की, इन जड़ी बूटियों से जुड़े जो इलाज हैं या लोकल आर्ट है, उन सबको पहचान मिल सके। तो इसका कोई अंत नहीं है, जैसा आप स्वयं कह रही हैं कि हम एक बहुत डाइवर्स कंट्री हैं। तो इस डाइवर्स कंट्री में आज के बहुत सारे टेलीविज़न प्रोग्राम पे हम देखते हैं कि जो टैलेंटेड यूथ आता है, IPL देखते हैं, इंडियन वुमेन प्रीमियर लीग भी अब शुरू हो गई, तो हम देखते हैं कि जहां तक हम सोच पाते थे या देख पाते थे वहां तक इंडिया नहीं है। इंडिया उससे बहुत वास्ट है, बहुत डीप है। तो ये कुछ प्लेटफॉर्म जिनका मैंने नाम लिया, ये बड़े प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन यस, सोशल सेक्टर के थ्रू, NIOS के थ्रू, NCVET के थ्रू बहुत सारे सर्टिफिकेशंस होने चाहिए। आप क्रेडिट अर्न करते जाइए और अपना सर्टिफिकेट क्लास 10th के लेवल का या क्लास 12th के लेवल का या बैचलर डिग्री का आपका जुड़ता जाएगा। आपका एक सवाल था राजेश जी से कि ये क्रेडिट पहचाने कैसे जाएंगे। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो एजुकेशन पॉलिसी ने दिया, उसमें एक स्टूडेंट जब कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स करता है, लिटरेरी प्रोग्राम करता है, क्रेडिट अर्न करता है, तो वो अपने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में डिपॉजिट करता रहेगा, और जब वो एक सर्टन लेवल तक के क्रेडिट अर्न कर लेता है तो उसे उसका सर्टिफिकेशन मिलता है। जैसे मैंने कहा कि 160 क्रेडिट आपको 4 साल की बैचलर डिग्री के लिए अर्न करने हैं। अब उसके मल्टीपल सोर्सेज हो सकते हैं, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं, इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, इंडस्ट्री हो सकती है। तो पॉलिसी बहुत फ्लेक्सिबल मॉडल देती है अपनी शिक्षा को, अपने शौक को, अपने नॉलेज सिस्टम को, अपनी क्षेत्रीयता को पहचान देने का और आगे बढ़ाने का। ठीक है सर, फिजिबिलिटी के बारे में भी मैं आपसे बातचीत करूंगी इसको लेकर, लेकिन उषा मैम आपसे जो मैं जानना चाहती हूँ वो ये कि एक तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये किस एज ग्रुप में है, और सबसे ज़्यादा हिट अगर देखें हम तो किस चीज़ को आप बताएंगे कि वो सबसे ज़्यादा है जो उल्लास के साथ कनेक्ट कर पा रहा है, रेजोनेट कर पा रहा है और फिर उसके फ्रूट्स भी अवेल कर पा रहा है? देखिए, ये हम जानते हैं कि 15 साल और उससे ऊपर के जो व्यक्ति हैं, ये प्रोग्राम पूरी तरह से उनके लिए है। लेकिन भारत सरकार ये जिम्मेदारी जो तय करती है वो स्कूल के विद्यार्थियों से करती है, यानी कि कक्षा 5 और उससे ऊपर के जो विद्यार्थी हैं वो एज ए वॉलंटियर टीचर्स पूरे प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है भारत सरकार का अपने विद्यालयी जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उन पर ये भरोसा रखना कि आप इस साक्षर बनाने में, पूर्ण साक्षर भारत बनाने में ये योगदान दे सकते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा आप कह रहे हैं हिट की बात है, तो हमारे साथ एक हिट नहीं है, कई हिट हैं और इसकी हैट्रिक है। यानी कि स्कूल के विद्यार्थी भी इसमें पूरे जोश के साथ हिस्सा लेते हैं और क्योंकि वो जो मोटिवेटिंग फैक्टर है वो है कि उनको इंसेंटिव मिलते हैं, चाहे वो कोई रिवॉर्ड हो, कोई पुरस्कार हो, कोई सम्मान हो, तो ये विद्यार्थियों के साथ रहता है। दूसरा, उनके टीचर्स भी उनको लगातार मोटिवेट करते हैं कि, और चूंकि विद्यार्थी अभी पढ़ रहे हैं तो उन्हें ये पता है कि शिक्षा का क्या महत्व है। और इसमें एक खास बात जो हम हमेशा प्रमोट करते हैं कि जब हम किसी को पढ़ना लिखना सीखने में मदद करते हैं तो हमारी अपनी लर्निंग बहुत होती है। तो यानी कि हम खुद पढ़ाते पढ़ाते स्वयं पढ़ना लिखना सीख जाते, कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आता है। तो ये स्कूली विद्यार्थियों में भी एकदम हिट प्रोग्राम है। वो रैली के माध्यम से या फिर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पूरे समुदाय में एक तरह की जागरूकता, एक तरह की अवेयरनेस जनरेट करने में भी मदद करते हैं। अब हमारे पास हिट में दो और चीज़ें हैं जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं या वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करते हैं और यूजीसी उन्हें वो क्रेडिट सिस्टम देती है, यानी कि जो वो कुछ काम कर रहे हैं उसके एवज में उनको क्रेडिट सिस्टम मिल रहा है, तो वो यकीनन इस पूरे प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट करने में पहल करेंगे। और हायर एजुकेशन का एक और सेक्टर हमारे पास है और वो है टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, यानी कि वो खुद टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं और जब उन्हें स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम में स्कूलों में जाके पढ़ाना होता है तो उसी दौरान वो ये काम भी कर सकते हैं। तो जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन वाला काम है या जो कम्युनिटी वर्क का काम है उसके तहत भी वो ये काम कर सकते हैं।
तो हमारे पास तीनों हिट प्रोग्राम हैं, चाहे आप स्कूली विद्यालय की बात करें या स्कूलों की बात करें, यानी कि स्कूल एजुकेशन सेक्टर की बात करें, हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तीनों तरह हमारे पास ये प्रोग्राम उपलब्ध है। जी। इसमें एक और हमारे पास हिट फैक्टर माना जाता है, वो है कम्युनिटी, यानी कि हमारे पास ग्राम पंचायत है, हमारे पास पंचायत के केंद्र हैं, वहाँ भी ये प्रोग्राम अपनी बस्ती के लोगों के लिए किया जाता है। ये कार्यक्रम विशेष रूप से जो ट्राइबल बेल्ट है, ये जो आदिवासी समाज है, आदिवासी समुदाय है, हम ये जानते हैं कि उनके दूर दराज घर होते हैं, 10 घर या 15 घर मिलकर एक कस्बा बना लेते हैं, तो उसी कस्बे में जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वही अपने समुदाय की जिम्मेदारी लेता है कि बाकियों को पढ़ाने लिखने की जिम्मेदारी मेरी है। तो इस देश ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमारे परिवार, हमारे समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है। अब ये बारी हम सब की है कि हम अपने समुदाय को, अपने देश को वो रिटर्न कर सके। तो इसलिए ये पूरा प्रोग्राम जो है वो वॉलंटियर बेसिस पे चल रहा है, यानी कि स्वयंसेवी शिक्षा के तौर पर हम ये कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। हालांकि प्रोफेसर राजेश जी, ये कोई बहुत लंबा समय तो नहीं हुआ है इसको शुरू हुए, लेकिन फिर भी क्योंकि हम रिजल्ट ड्रिवन चीज़ों की बात करना चाहते हैं, तो इज़ देयर एनी रिजल्ट्स, एनी मार्क्स जो आप बता पाएँ कि जब से शुरू हुआ और तब तक कम से कम ये एक रोड अहेड है जो हमको नज़र आता है, और इस पर हम आगे बढ़ेंगे तो आई एम श्योर कि और ज़्यादा बेहतरी होगी। देखिए, मैं कार्यक्रम जब भारत सरकार के स्टार्ट हुए, नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम 1978 का या 1988 का नेशनल लिटरेसी प्रोग्राम हो, पढ़ना लिखना अभियान हो, हमारा जो ये उल्लास का कार्यक्रम है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ये कार्यक्रम मैं देख पा रहा हूँ लोगों के बीच में सबसे पॉपुलर कार्यक्रम रहा है, सभी वर्गों के बीच में, जैसा मैडम ने बताया। और उसकी वजह एक तो क्या है कि हम सभी राज्यों तक जो प्राइमर हैं 100 से ज़्यादा 104 भाषाओं में ये उपलब्ध हुए हैं, सभी भाषाओं में प्राइमर, उल्लास प्राइमर का भी नाम रखा गया, काफ़ी पॉपुलर रहा, भाषाओं में ये ट्रांसलेट भी हुए। और यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में हम देखते हैं कि मैडम इसको स्वीकार करेंगे कि लद्दाख को पूर्ण साक्षर के रूप में किया गया, अनंतनाग में बहुत अच्छा काम हुआ, वहाँ भी मतलब एक तरह से संपूर्ण साक्षरता की ओर किया जा रहा है। हर हिस्से में मैं जहाँ देख पा रहा हूँ कि उल्लास की चर्चा ही नहीं है, बल्कि एक सफलता के रूप में, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के रूप में। और जब हम वॉलेंटियर की बात करते हैं तो ये बच्चे समझते हैं कि हम इस विश्वविद्यालय और राष्ट्र में, चाहे स्कूल में हो, चाहे हम विश्वविद्यालय महाविद्यालय में हो, हम सब्सिडाइज भारत सरकार से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, चाहे पब्लिक में हो, प्राइवेट में है, सुरक्षा के साथ एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में जब सब कुछ हम ग्रहण कर रहे हैं, जैसा मैडम ने बताया, तो एक वॉलंटियर के रूप में जहां हमें क्रेडिट भी मिलता है, प्रोफेसर पंकज जी ने हमें बताया, और क्रेडिट अब इसको और फ्लेक्सिबल जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा किया जा रहा है, किया जाएगा, जो इन्होंने कहा, हम प्रायर लर्निंग को भी रिकॉग्नाइज करने की बात विश्वविद्यालय कह रही है, इसीलिए इन्होंने इंडस्ट्री और बाकी चीज़ों से जुड़ने की बात की, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन से जुड़ने की बात की। तो यह सभी प्रांत में, विशेषकर नव साक्षर के बीच में और सामाजिक चेतना के माध्यम से, मैं भी उन्नत भारत माध्यम से दिल्ली और उसके आसपास के कम्युनिटी में जाता हूँ, तो मैं ये देख पाता हूँ कि उल्लास की जितनी चर्चा और उत्साह है, और जिस तरह से हमारे मटेरियल या सामाजिक चेतना केंद्र ये हुआ है, मैं बहुत ही मतलब आश्वस्त हूँ कि जो हमारा गोल 4 सोशल डेवलपमेंट का 2030 का है, 2035 तक हम संपूर्ण साक्षरता ही प्राप्त नहीं करेंगे, हम जीवन पर्यंत शिक्षा के बहुत आगे तक, और जो हमारा विकसित भारत का लक्ष्य है उसको भी हम प्राप्त करने में ये उल्लास हमें एक मील के पत्थर के रूप में साबित होगा। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड अपनी और छात्रों की तरफ से कहना चाहता हूं कि अब तक के भारत सरकार के सभी प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम में उल्लास सबसे महत्वपूर्ण और सबसे
सक्षम और सफल कार्यक्रम रहा है। जी जी, बहुत ही अच्छी बात है। और प्रोफेसर पंकज, आपसे जो मैं समझना चाहती हूँ वो, जैसे आपने न्यास का जिक्र किया, NIOS, और अलावा इसके बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ओपन स्कूल है, आपको सर्टिफिकेशन हो रहा है, और हमने जैसे बात की पहले सवाल में कि बहुत सारा डाइवर्स चीज़ें हैं और बावजूद उसके भी इतना कुछ हम अचीव करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एग्जीक्यूशन का थोड़ा सा मैं आपसे और समझना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं ये सच में बहुत अच्छा है, और अगर एज इट इज़ ये एग्जीक्यूट होता है तो ये रेवोल्यूशनरी है एक तरीके से, हम ये कह सकते हैं। लेकिन कितना फिजिबल है, और ऑल्दो अभी हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि अर्ली स्टेज में है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जो हम आगे बढ़ रहे हैं, हाउ हैप्पी यू आर? राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने और उल्लास कार्यक्रम की घोषणा होने के बाद से लेकर अब तक के आंकड़े मैं अपने साथ लेके आया था जी। अभी तक हमने 4 साइकिल में उल्लास के लर्नर्स को सर्टिफाई किया है। और आपको जानकर खुशी होगी कि इस 4 साइकिल में 1 करोड़ से ज़्यादा निरक्षर व्यक्तियों को साक्षरता सर्टिफिकेट NIOS के माध्यम से दिए जा चुके हैं। Great. 4 साइकिल में हमने एग्जामिनेशन किया और लिटरेसी सर्टिफिकेट के साथ इन लिटरेट्स को हमने घोषित किया। और ये जो कार्यक्रम, ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं, ये 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें पंजाब, दिल्ली जैसे विकसित राज्य भी हैं, छत्तीसगढ़ जैसा भी है, गुजरात भी है, लद्दाख भी है, उत्तर प्रदेश, अंडमान, झारखंड। तो लगभग पूरे भारत की एक अच्छी पॉजिटिव पिक्चर, जो प्रोफेसर राजेश कह रहे थे, इसमें रिफ्लेक्ट होती है। जब 21 राज्य आपके कार्यक्रम से जुड़ जाते हैं और 1 करोड़ व्यक्ति 1 साल के 4 साइकिल्स के एग्जामिनेशन के हमारे शेड्यूल में जुड़ जाते हैं, तो ये इसकी सफलता की तरफ हमें आश्वस्त करता है। Right. और जहां आपने पहले बात उषा जी से पूछी, मैं तब से सोच रहा था कि कोई मौका मिले तो मैं जोड़ूं। जी जी। प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल, जैसे उषा जी ने कहा, ये भारत हम सबका है। भारत जब सबका है तो इसमें प्राइवेट स्कूल भी भारत के हैं और सरकारी स्कूल भी भारत के हैं। Exactly. जब मेरे बच्चे अपनी क्लास 9th और 10th पढ़ रहे थे तो उन्हें ईच वन टीच वन कार्यक्रम से जुड़ने का मौका मिला। और ये कार्यक्रम में उषा जी की बात सुन के मुझे याद आ रहा था कि मृणाल, करण, आर्शिया या रूपल, ये चारों बच्चे मेरे घर के इतने उत्साहित होते थे जब ये ईच वन टीच वन के माध्यम से किसी निरक्षर के जीवन में एक बदलाव ला रहे थे। Exactly. और इनकी आंखों की चमक और इनका उत्साह देखकर ये लोग कहते थे, पापा ये तो बड़ा सेटिस्फाइंग है, बड़ा कंटेंडिंग है कि हम किसी के जीवन में छोटा सा चेंज ला रहे हैं। वो दीदी को पैसे गिनना में मुश्किल होती थी, मैंने उनकी मैथ्स में हेल्प की। नाउ शी इज एबल टू मैनेज हर पर्सनल अकाउंट। अब वो बैंक जाएगी तो साइन करेगी, अंगूठा नहीं लगाएगी। तो इस तरह के वो रिमार्क्स जब मुझे याद आते हैं, ईच वन टीच वन जैसा प्रोग्राम, तो उससे तो हम अब काफी आगे भी आए हैं। टेक्नोलॉजी भी मदद कर रहा है और साथ साथ भारत सरकार इसमें पूरा ध्यान दे रही है। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि लगभग 17 करोड़ ऐसे लोग हैं जो निरक्षर हैं। उसमें अगर 1.25 करोड़ के आसपास का डेटा हम पहुंचने वाले हैं, 1 करोड़ से थोड़ा ऊपर जा चुका है। और 5वां साइकिल जो भी रजिस्ट्रेशन ऑन है, उसमें उम्मीद है कि हम 1.25 करोड़ का डेटा टच करेंगे। इससे सर्टिफिकेशन होना एक सफलता का पैमाना हमारे सामने प्रस्तुत करता है। ओके उषा मैम, ये 100% लिटरेसी अचीव करना एक टारगेट हो सकता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो अपने आप को डेवलप्ड नेशन आज के दिन में कहते हैं, हमारा भी टारगेट है, और क्यों नहीं, हम भी डेवलप्ड होंगे आई एम श्योर, लेकिन 100% वहाँ भी नहीं है लिटरेसी रेट। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन बावजूद उसके उल्लास जैसे स्कीम का आना, लोगों को इंटैक्ट रखना, लोगों को पुल करना अपनी तरफ, और उनको बेसिक से लेकर, फाउंडेशन से लेकर, और उनके स्किल एनहेंसमेंट तक की बात करना, हाउ सेटिस्फाइंग इट इज़। देखिए, जब प्रोफेसर राजेश जी ने जिक्र किया है कि अब साक्षरता की एक नई डेफिनेशन, एक नई परिभाषा भारत ने गढ़ी है, और उसमें हम ये मानते हैं कि अगर कोई राज्य 95% लिटरेसी अचीव कर लेता है तो हम उसे फुली लिटरेट राज्य घोषित करते हैं, और जिसमें सबसे पहला स्थान लेह लद्दाख का है। तो एक तो ये है। दूसरी बात ये कि ये जो डिफरेंट नोशंस हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ के, डेवलपिंग कंट्रीज़ के, इसको और गहराई से समझने और देखने और रिविजिट करने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि चूंकि ये पूरा प्रोग्राम
15 साल और उससे ऊपर के व्यक्तियों के लिए, जिसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे साथी हो सकते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं जो 80 की उम्र के पड़ाव पर होंगे, 90 की उम्र के पड़ाव पर होंगे, तो इसमें वो लोग भी शामिल हैं। और ऐसे अभी चूंकि FLNET का एग्ज़ाम होता है, यानी कि फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट जिसे हम कहते हैं, और जो अभी 23 मार्च रविवार को होने वाला है, तो हम जब रीजनल कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज करते हैं, राज्यों के साथ बात करते हैं, तो वहीं हमको केरल की एक 75 इयर्स ओल्ड एक महिला मिली जो अभी भी पूरे उत्साह के साथ इस प्रोग्राम में आना चाह रही हैं और वहाँ पढ़ना लिखना सीख रही हैं। ये एक सेटिस्फाइंग सिचुएशन है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हम अपने लर्नर्स जो पूरे भारत में हैं उनका लिटरेसी का लेवल क्या है, इसको बहुत सुनिश्चित तरीके से कह पाना थोड़ा सा जटिल है, लेकिन असंभव बिल्कुल नहीं है। तो वो थोड़े बहुत लिटरेट तो ज़रूर होते हैं, और जो उनका परिवेश है, उनका काम है, और वो लगातार जो जीवन को जीते हैं, तो जीवन से जुड़े हुए अनुभव, वो लिटरेसी न्यूमरेसी की थोड़ी बहुत और काबिलियत, थोड़ी और कुशलताएं वो धीरे धीरे गेन करते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन जैसे आपने केरल की एक 75 ओल्ड लेडी का जिक्र किया, आपके पास आई एम श्योर और भी बहुत सारी स्टोरीज होंगी, तो वो जो कॉन्फिडेंस आता है आफ्टर बीइंग एजुकेटेड, और उस तरीके से जब आपको पता होता है कि जो सामने वाला बात कह रहा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग उसको लेकर अच्छी हो रही है, यू कैन राइट नॉट ओनली योर नेम, आप कुछ और चीज़ें हैं, आप लिख पढ़ सकते हो, आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा काम कर सकते हो, मतलब मोटा मोटी अगर बोलें तो कोई बेवकूफ़ आपको नहीं बना पाएगा। उसके बाद का जो कॉन्फिडेंस है, एनी स्टोरी इफ़ यू वांट टू शेयर विद अस। एक तो मैंने यही स्टोरी आपके साथ शेयर की जो केरल की एक महिला है, और एक और पुरुष हैं, हीरा लाल उनका नाम है। उनकी उम्र भी लगभग 70-75 साल की है, और वो छत्तीसगढ़ के ट्राइबल एरिया में रहते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है जिसे दर्शक जानकर हैरान होंगे, हीरा लाल जी जो है वो हिंदी में पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, वो गिनती क्या है वो भी नहीं जानते हैं, लेकिन वो लेन देन बहुत अच्छा करते हैं। तो जब हम उनके साथ बातचीत कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, और उनसे सीखने की कोशिश कर रहे थे कि वो कितना जानते हैं, तो हमने कुछ रुपए, कुछ नोट, कुछ सिक्के निकाले, ओरिजिनल थे, नकली नहीं थे, ओरिजिनल नोट थे, और एक सिचुएशन क्रिएट की कि हीरा लाल जी, आपकी एक किराने की दुकान है और मुझे 2 किलो आटा चाहिए, और जो आटा है वो 20 रुपये किलो है, 35 रुपये किलो है, मैं आपको 200 रुपये का नोट दे रही हूँ, तो फिर आप मुझे कितने पैसे वापस करेंगे? और ये नोट आपके सामने है। तो तमाम तरह के नोट और तमाम तरह की चेंज उनके सामने हमने रख दी, तो उन्होंने हमको एग्जैक्टली वही अमाउंट वापस किया जो दिया जाना चाहिए था। तो वो दरअसल नोटों को पहचानते हैं उनके रंगों से, ये हरे रंग का नोट है, ये गुलाबी रंग का नोट है, उस ज़माने में 2000 का नोट आया करता था, तो वो रंगों से उन नोटों को पहचानते हैं, और उनका जो हिसाब किताब है, लेन देन है, वो एकदम परफेक्ट है। तो लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है, जब हमने नोट दिखाया और पूछा, अच्छा बताइए हीरा लाल जी, ये जो 100 का नोट है, ये इसमें 1 कहाँ है? वो नहीं बता पाए। अच्छा, इसमें 0 कहाँ है? वो ये भी नहीं बता पाए। तो अंक ज्ञान, यानी कि नंबर्स को नंबर्स के तौर पर पहचानना और उन अंकों का जिंदगी में इस्तेमाल करना, ये 2 अलग अलग सिचुएशन है। तो हमारी ये लर्निंग हुई कि हम भले ही अंक ज्ञान वैसे न जानते हों, लेकिन लेन देन यानी कि जिंदगी से जुड़े हुए जितने काम हैं, हम वो बहुत बेहतरीन तरीके से कर लेते हैं। तो एक छोटा बच्चा होता है, लेकिन संभवतः वो पैसों का लेन देन उतनी तरह से नहीं कर पाएगा। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हमारे पास हैं, और हम दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि CNCL का एक और NCERT का अपना एक चैनल है, उल्लास उसका नाम है, चैनल नंबर 14। वहाँ पे लगातार इस तरह के प्रोग्राम, इस तरह की डॉक्यूमेंट्री फिल्म हम दिखाते हैं, पढ़ने लिखने की सामग्री भी दिखाते हैं, और हर बुधवार को वहाँ लाइव प्रोग्राम आता है। और अभी हमने एक आदिवासी महिला जो महाराष्ट्र की हैं, जो कोरकू भाषा जानती हैं, हिंदी जानती हैं, लेकिन मराठी नहीं जानती हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से वो ऑर्गेनिक खेती करना जानती हैं। और वो हमारे नेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म पे आई। ये हमारा सौभाग्य था कि उन्होंने हमारे मंच को, हमारे चैनल को सुशोभित किया। तो जानकर हैरानी हुई कि वो कीटनाशक स्प्रे कैसे बनाती हैं, वो भी बहुत ऑर्गेनिक है। खरपतवार है, खरपतवार को वो लेती हैं, उसको भिगोती हैं खूब सारे पानी में, उसको पीसती हैं, उसमें लाल मिर्च लहसुन डाल के छोड़ देती हैं, और उस पानी का वो स्प्रे करती हैं कीटनाशक स्प्रे की तरह। तो ये ऑर्गेनिक स्प्रे हमने उनसे बनाना सीखा, ऑर्गेनिक खाद कैसे बनती है, और वो जो कॉन्फिडेंस आता है
कि मैं ये काम कर सकती हूँ, जबकि उनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, जिसकी वजह से वो उनका पढ़ना लिखना नहीं हो पाया। लेकिन उनके 2 बेटे हैं जिनको उन्होंने पढ़ना लिखना सिखाया है। तो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हमारे पास है जो हमको मजबूती देती हैं कि दरअसल हमारे पास नॉन लिटरेट लर्नर्स को सिखाने के लिए केवल 3 चीज़ें हैं, भाषा में पढ़ना, भाषा में लिखना और गणित। लेकिन उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। जिंदगी का जज्बा ये हमने उनसे सीखा, और जिंदगी की जितनी जटिलताएं हैं उसमें भी मुस्कुराना वो हमने सीखा। ये अनुभव हम उनसे लगातार ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा पंकज अरोड़ा जी आपसे रहेगा। जैसे मैम ने कहा कि बहुत कॉन्फिडेंस आता है, एक तरीके से उनकी जो पहचान है उसको वो पहचान पाते हैं। तो ये जो हम शुरुआत में ही बात कर रहे थे कि एक तो आपका लिटरेरी स्किल्स है और दूसरा आपका जो एक लाइफ स्किल है, उसके बीच का जो कहीं ना कहीं एक गैप था, उसमें ब्रिज का काम उल्लास कर रहा है। कैन वी से दैट इन कंक्लूडिंग रिमार्क? बिल्कुल कह सकते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, लीगल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, ये कुछ ऐसे नए कॉन्सेप्ट्स हैं जो शायद मेरे जैसा पीएचडी होल्डर भी इन डोमेन में कमज़ोर हो सकता है। लीगल लिटरेसी के मामले, आज भी मैं अपने घर के बच्चों से बात करता हूँ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज है। मुझे नहीं मालूम फाइनेंसिस कैसे मैनेज करने चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्ट करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सेफ्टी कैसे इंश्योर की जा सकती है। तो ये कुछ ऐसे विचार हैं जो साक्षर होने से सिर्फ जुड़े हुए नहीं हैं, सॉफ्ट स्किल्स हैं, लाइफ स्किल्स हैं, लाइफ की कॉम्पिटेंसीज हैं। और उल्लास ने लाइफ लॉन्ग लर्निंग का कॉन्सेप्ट देकर इन सभी गैप्स को भरने के लिए एक रास्ता दिया है जिसमें हम सबको जुड़ना चाहिए।